स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय जाना जाता है अपने अनुशासन के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। और इस विद्यालय की धाक ऐसी है कि पूरे बुंदेलखंड में ये विद्यालय जाना जाता है। तो हमारे साथ फिर से इस अनुशासन, प्रैक्टिकल नॉलेज को जीवंत करने वाले प्रोफेसर एस.एल. पाल जी, जो पिछले 4 महीने उन्हें यहाँ हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं कि कैसे उन्होंने अनुशासन यहाँ पर कायम किया, किस तरीके से शिक्षा के स्तर को बढ़ाया है, प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ावा दिया है। तो सर से हम जानते हैं। और सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता गराज में। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, और आपका इस प्रांगण में स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू सर। अब जो विद्यालय ग्रीन चैंपियन पुरस्कार के लिए हमारा महाविद्यालय जो नामित हुआ है, उसके बारे में सर कुछ बताइएगा। जी, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये पुरस्कार यूजीसी के द्वारा जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के दायरे में एक संस्था है, महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन या रूरल इंस्टीट्यूशंस, इसका हेड ऑफिस हैदराबाद है और वहाँ से ये रेगुलेट होता है। तो जो भी हमारे देश में जितने भी कॉलेज हैं, ग्रामीण अंचल में है विशेष रूप से और शहरी क्षेत्र में है, उनके पास क्या क्या सुविधाएं हैं, उसके आधार पर उनका एक क्राइटेरिया होता है। और वो क्राइटेरिया मुख्य रूप से पहले डीएम या बीडीओ के माध्यम से या डीआईएस के माध्यम से एक सूचना जाती है और उसके बाद वो सर्वे करने आते हैं। सर्वे करने पर उनके जो क्राइटेरिया हैं उसके आधार पर वेरिफिकेशन होता है और वेरिफिकेशन होने के बाद ही इसमें जब टीम आ चुकी होती है फिर उसको इवैल्यूएशन होता है, फिर वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जाता है, जिसमें इसका एक इवैल्यूएशन होने के बाद फिर फाइनल रिपोर्ट बनती है। और इस प्रकार से पूरे प्रदेश में 12 कॉलेजों को ये ग्रीन चैंपियन अवार्ड मिला है। उसमें से हमारा कॉलेज टॉप 10 में के दायरे में आता है। तो ये हमारे कॉलेज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसकी आवश्यकता इसलिए भी है कि आजकल जितने भी कोई भी एक्रेडिटेशन के लिए कोई एजेंसी आती हैं, प्रमुख रूप से जैसे नायक है, नायक का जब इंस्पेक्शन होता है तो उसमें ग्रीन ऑडिट शब्द लगाया गया है। तो ग्रीन ऑडिट के दायरे में बहुत सी चीज़ें होती हैं कि उसमें ग्रीन एनर्जी के क्या स्रोत हैं, इसके साथ में आपके कैंपस में कितना एरिया ग्रीन प्लांट्स के दायरे में है, आपके यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी कैसी हैं, आपके यहाँ ड्रेनेज की क्या व्यवस्था है, आपके यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग की क्या व्यवस्था है, आपके कॉलेज से संबंधित जो ग्रामीण अंचल में विभिन्न प्रकार के जो गांव हैं, उन गांवों का क्या रोल है और या कॉलेज उन गांवों को किस प्रकार से सहायता प्रदान करता है। ये सारे क्राइटेरिया होते हैं, तभी इसका एक मूल्यांकन होने के बाद ही ये पुरस्कार मिलता है। और इस पुरस्कार में पुरस्कार राशि तो कम है, 51,000 रुपये की पुरस्कार राशि है, लेकिन ये हमारे कॉलेज कैंपस को और कॉलेज को, जो ये कॉलेज हमारा 1960 में बना, ये हमारे कॉलेज का एक पहला पुरस्कार है जो हमारे कॉलेज को मिला। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और बाहर भी जब से आप यहाँ पे आए हैं तब से आपकी चर्चाएं, क्योंकि विद्यालय को देखकर आपकी चर्चाएं लोगों की जुबान पर हैं, तो हम और जो लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि महाविद्यालय के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन बुंदेलखंड के बाहर के जो लोग हैं उनको इस संस्था के बारे में, महाविद्यालय के बारे में कुछ बताइएगा सर। जी, मैं बताना चाहूँगा कि ये एक प्रीमियर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, ये मैंने शुरू में बताया था यहाँ के बारे में कि हमारे देश की जो पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी थी सन 1960 में, उसी की प्रेरणा से, उसी को प्रेरणा स्रोत लेते हुए उस समय जो हमारे इस कॉलेज के महान संस्थापक स्वामी ब्रह्मानंद महाराज जी के दिमाग में था ये बात कि हमारे देश की जो आबादी है वो 70% आबादी गांव में रहती है। तो ग्रामीण अंचल में शिक्षा की अलग किस प्रकार से जगाई जाए, कैसे लोगों को रोजगार मिले, उसी सोच के साथ उन्होंने इस कॉलेज का विकास किया और ये कॉलेज सन 1960 में स्थापित हुआ। इसमें विशेष रूप से हमारे यहाँ जो पढ़ाई होती है वो एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है और इसमें जो भी हमारे प्रोफेसर लोग हैं, सन 1960 से ही बड़े विद्वत जन इस कॉलेज में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और यहाँ से निकले हुए जो हमारे छात्र हैं वो देश और विदेश में अपनी विभिन्न रूपों में विभिन्न पदों को सुशोभित करते हुए अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
और मैं इसके अलावा ये भी बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे इस कॉलेज में एग्रीकल्चर के अलावा साइंस और बीएड विभाग, होम साइंस, ये अन्य चीज़ें हैं। और इसके अलावा ये हमारा एक रेजिडेंशियल कॉलेज है जिसमें 3 हॉस्टल हैं हमारे पास, डोंगर सिंह हॉस्टल, अवंतीबाई हॉस्टल और अंबेडकर हॉस्टल। ये तीनों हॉस्टल हैं जिसमें दूर दराज से आए हुए क्षेत्रों से उन छात्रों को हम हॉस्टल में फैसिलिटी दे सकें, ये इसके लिए ये रेजिडेंशियल कॉलेज बनाया गया था। और ये अपने उद्देश्यों के अनुरूप एक सही दिशा पकड़ते हुए बहुत ही उपलब्धियों के साथ ये कॉलेज आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सर, चूँकि कृषि महाविद्यालय जो अपना है उसकी चर्चाएं होती हैं, और आपने जो अभी बच्चों को लेकर जो प्रोजेक्ट एक प्रकार से प्रैक्टिकल बच्चों का करवाया था गांव में ले जाके, उसके बारे में हल्का बताइएगा सर। जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम होता है और विश्वविद्यालयों के द्वारा ये पहले रावे के रूप में प्रोग्राम चलाया गया और इसके बाद देश में जितने भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो या कोई कॉलेज हो, इसको ध्यान में रखते हुए ICAR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने 5th डीन कमेटी का सिलेबस लागू किया और उसमें ये रखा गया है कि कैसे ये एग्रीकल्चर के छात्र रोजगार युक्त हों। तो इसके लिए रेडी प्रोग्राम रखा गया और इस रेडी प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉलेज के जो हमारे प्रोफेसर लोग हैं उसमें विशेष रूप से एक्सटेंशन डिपार्टमेंट का रोल होता है। तो उसके माध्यम से गांव में शिविर लगाए गए, उसमें किसानों की विभिन्न प्रकार की समस्याएं छात्रों ने समझी, उनका उचित समाधान करने का प्रयास किया। इसके अलावा छात्रों ने भी किसानों के माध्यम से, भाई एक प्रोग्राम होता है लर्निंग बाय डूइंग, पहले हम जाएंगे किसान के खेत में, किस प्रकार से जो वो की जा रहे हैं क्रियाकलाप उनसे कुछ समझें, जानें, व्यवहारिक नॉलेज हो बच्चों को। इसके लिए रेडी प्रोग्राम चलाया गया था। इसमें मैं आसपास के क्षेत्रों में जो ग्रामीण गांव हैं हमारे, विशेष रूप से जैसे धमना है, इसके अलावा आपका बसेला है, इन गांव में जाके शिविर लगाए गए और उसमें ग्रामीण अंचल के जो किसान लोग हैं उन्होंने बहुत ही चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिया और हमारे छात्रों का उत्साहवर्धन किया। साथ में छात्रों को एक नई सीख भी मिली जिससे उनको आगे स्वरोजगार के शुभ अवसर प्राप्त हो सके। बिल्कुल सर, हमारी जानकारी में विद्यालय का मूल्यांकन जो हुआ है सर, उसके बारे में कुछ बताइएगा ऑडियंस को। मूल्यांकन ये अभी जो विशेष रूप से हमारा ग्रीन चैंपियन अवार्ड के लिए था, तो ग्रीन चैंपियन अवार्ड में उसके कई कंपोनेंट होते हैं कि आपके यहाँ एजुकेशन की क्या फैसिलिटी है, आपके यहाँ बेस्ट मैनेजमेंट की क्या सुविधा है, जो कॉलेज का जो गार्बेज है वो आप कहाँ डिकम्पोज करते हैं, पानी इतना बरसता है, पानी का हार्वेस्टिंग के क्या सिस्टम है, वाटर हार्वेस्ट कैसे करते हैं। तो हमारे कॉलेज प्रांगण में कंपोस्ट पिट बने हुए हैं। इसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग के बोरवेल भी हैं जो पूरे कॉलेज का पानी समेट करके एक कुएं में जाता है और इसके बाद उस पानी का उपयोग हम सिंचाई के लिए, इसके अलावा उसको हम प्योरीफाई भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पानी की अभी इतनी बड़ी समस्या नहीं, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि पर ड्रॉप कैसे हम पेड़ को उचित लेवल पर पहुँचा सकें और 1 यूनिट पानी से हम कैसे अधिक उत्पादन ले सकें, ये किसानों को भी हमें बताना होता है। तो इसके तमाम प्रकार के जो प्रोजेक्ट हैं वो कंपोनेंट रहते हैं इसमें। और इसके अलावा जो हम गांव में करते हैं कि जैसे गांव में रूरल का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था क्या है, महिलाओं में विशेष रूप से हाइजीन की क्या सुविधाएं हैं, कैसे वो जागरूकता छात्रों के माध्यम से कैसे जागरूक हों। इसके अलावा प्रोग्रेसिव फार्मर्स होते हैं, उनसे भी हमें जुड़ने की शुभ अवसर प्राप्त होते हैं, उसमें हमारे छात्रों को सीखने को भी मिलता है। साथ में हमारे जो छात्र हैं वो किसानों को ये भी बताते हैं कि आप कैसे टेक्निकल फार्मिंग करके प्रति इकाई क्षेत्र से और प्रति इकाई समय में एक उचित लाभ प्राप्त कर सकें। आपका जो प्रोडक्ट हो वो प्रोडक्ट अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो वो कहाँ पर बेचा जाना चाहिए जहाँ से आप अधिकतम लाभ ले सकते हैं। मैं इसका एक उदाहरण भी देना चाहूँगा कि आजकल जो हमारा देश है वो हमारा देश आत्मनिर्भर है। सन 1950 में जब हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे, हमारे पास संसाधन पानी के नहीं थे, बीज नहीं था, हम दूसरे देशों पर आश्रित थे, लोग भूखमरी के कगार पर थे। इसके बाद सन 1966 में जब हरित क्रांति आई तो हमारा एक प्रयास था कि हम
पूरे देश को कैसे आत्मनिर्भर करें। तो आज हमारा देश खाद्यान्न पर विशेष रूप से आत्मनिर्भर है, लेकिन उसके साथ एक नई समस्याएं पैदा हो गई हैं। वो समस्याएं ये हैं कि विभिन्न प्रकार की बीमारियां, जो आजकल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के दौर में तमाम प्रकार के इंसेक्टिसाइड ऐसे आते हैं जो हाईली कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न करते हैं, तमाम प्रकार की पेट संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब साइंटिस्ट लोग भी बैक टू पवेलियन, जैसा हमारा देश में पहले चलता आ रहा था कि हमारा पूरा देश ये पहले ऑर्गेनिक पर था, तो ये हमारा एक सौभाग्य है कि हमीरपुर ज़िला विशेष रूप से हमारा उत्तर प्रदेश का एक अकेला ज़िला है जहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। तो इनकी संभावनाओं को देखते हुए हमारे छात्र किसानों के बीच जाकर के समझने का प्रयास करते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक अगर ठप्पा दिला पाते हैं, तो अगर गेहूं का रेट है मान लीजिए 20 रुपये किलो, तो हम इसको अगर ऑर्गेनिक ठप्पा लग गया तो हम इसको 40 रुपये किलो भी बेच सकते हैं। साथ में ये भी हो सकता है कि ये जो बीज हमारा अनाज है, ये अनाज को अनाज के रूप में बेचेंगे तो किसान को फार्मर को कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर उसको अच्छा फ़ायदा लेना है तो इस अनाज को हम किस प्रकार से बीज के रूप में बेच सकते हैं, बीज के रूप में बना सकते हैं, इसके लिए जागरूकता अभियान हमारे छात्रों के द्वारा किसानों को दिया जाता है। बिल्कुल सर। तो जिस तरीके से यहाँ के क्षेत्रवासी मांग कर रहे हैं अभी भी कि इस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाया जाए, और आपके कार्यकाल में अगर ये होता है तो बहुत खुशी होगी, इस पर आपको क्या कहना है, क्या लगता है? जी आपको? ये तो एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी। ये बुंदेलखंड में विशेष रूप से हमीरपुर ज़िला ये काफ़ी इस प्रकार से बसा हुआ है जिसकी हेडक्वार्टर से हर जगह की दूरी, हेडक्वार्टर यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है, झांसी हेडक्वार्टर 150 किलोमीटर, कानपुर 150, औरैया 150। तो ये एक ऐसे ग्रामीण अंचल और रिमोट एरिया में है। तो ग्रामीण अंचल के लोगों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और ये विशेष रूप से हमारे कॉलेज का सौभाग्य होगा कि अगर इस क्षेत्र के लिए विश्वविद्यालय घोषित हो सकता है तो इसके लिए हम अपने प्रबंधन से पूरी तरह से बात करके उसका पूरा दस्तावेज तैयार करके शासन को भेजने की तैयारी में है कि अगर गवर्नमेंट की कोई योजना इस तरह से आती है तो इस रिमोट एरिया का बहुत बड़ा उद्धार हो सकता है और क्षेत्र में रोजगार के एक नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। शिक्षा की एक अलग जो ब्रह्मानंद महाराज जी ने सोची थी, तो ये अगर ये ब्रह्मानंद विश्वविद्यालय घोषित हो जाता है तो इस क्षेत्र के लिए और प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बिल्कुल सर। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने जिस तरीके से इस महाविद्यालय को उस समय खड़ा किया, तो आपको यहाँ पर स्वामी जी इस कर्मस्थली पर आकर कैसा लगा सर? मैं वास्तव में अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली और धन्य समझता हूँ। मैं सोचता था कि एक रिमोट एरिया में जाकर के मेरा क्या योगदान हो सकता है, तो मुझे ये लगता है कि मैं स्वामी जी के आशीर्वाद से उनके पद चिन्हों पर चल सकूं, मेरी ऐसी हमेशा सोच रहती है, और इसके लिए मेरा स्टाफ मुझे सहयोग देने के लिए तैयार है, और ऊपर वाला चाहेगा तो ज़रूर स्वामी जी के जो सोच थी, उनकी जो एक दिशा थी, उस दिशा में चलने का मैं 100% प्रयास करूंगा। बिल्कुल। तो हमारे साथ ब्रह्मानंद महाविद्यालय के प्राचार्य मिस्टर SL पाल सर थे, जिनसे हम बात कर रहे थे। उन्होंने विद्यालय के बारे में सब कुछ बताया। तो सर, हमें वक्त देने के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने इस पर विचार किया और इस छोटी सी जगह पर आकर के और इसको देश लेवल पर ब्रॉडकास्ट किया जाए, जिससे हमारे कॉलेज की एक गरिमामयी उपस्थिति, गरिमामयी जो प्रेजेंस है सभी की, वो देश लेवल पर जाने, विदेश तक जाने कि ब्रह्मानंद भी एक कॉलेज है जो एक विश्वविद्यालय की हैसियत रखता है, और आगे चल के हमारी ऐसी कामनाएं हैं कि एक विश्वविद्यालय बन के ही रहेगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। Oh